students, welcome back in the economics class. So students, in today's video we are going to continue the same chapter of macroeconomics class 12, that is banking. In the previous video you remembered that we discussed a very important topic, that is commercial bank क्या होता है and the functions of the commercial bank. So in today's video जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज़ वेरी important and useful for you, not in this class only, for further classes also. तो इस टॉपिक को ध्यान से समझना कि कमर्शियल जो बैंक है वो मनी कैसे क्रिएट करता है, मीन्स क्रेडिट क्रिएशन कैसे होती है बाय द कमर्शियल बैंक. सो आवर टॉपिक इज टुडेज टॉपिक इज मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक. तो कमर्शियल बैंक जो है वो मनी को कैसे क्रिएट करता है. हम कहते हैं ना कि जो मनी हम डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है, उसको लोन पे देता है, और ये सारी एक्टिविटीज़ को फॉर्म की जाती है बाय द कमर्शियल बैंक. वो क्यों की जाती हैं? टू अर्न द प्रॉफिट. तो वो प्रॉफिट कैसे अर्न करता है? प्रॉफिट अर्न करता है बाय क्रिएटिंग द क्रेडिट, बाय क्रिएटिंग द मनी. जितना हम उसमें डिपॉजिट करवा देते हैं उसको वो कितना टाइम इंक्रीज करके, ठीक है, अपनी इनकम को अर्न करता है. जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो हम डिपॉजिट करवाते हैं उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलता है, और जो बैंक के द्वारा लोन दिया जाता है उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है. मीन्स डिफरेंस बिटवीन द बोरोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द लैंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो क्या होती है? बैंक की इनकम होती है, मीन्स बैंक का प्रॉफिट होता है. तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारा बैंक है, कमर्शियल बैंक है, वो मनी कितने टाइम, ठीक है, इंक्रीज करके अपनी इनकम जो है वो बढ़ाता है और प्रॉफिट अर्न करता है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी यूजफुल फॉर यू. ठीक है, तो आज के लिए नहीं, इसको आपने समझना है. जो आने वाली क्लासेस हैं उसमें भी ये टॉपिक आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक मनी क्रिएटेड, या फिर हम कह सकते हैं क्रेडिट जो क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक. ओके, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको दो एजम्पशन जो हैं वो अपने माइंड में बिठानी होंगी. वो कौन कौन से एजम्पशंस हैं कि हम ये एजम्पशंस मानकर चलते हैं. फर्स्ट क्या है कि ऑल बैंक्स आर वन यूनिट, कि जितने भी बैंक्स हैं वो एक ही हैं. मान लीजिए चाहे वो पीएनबी है, चाहे वो आईओबी है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कोई भी बैंक है वो सभी हमारे लिए एक ही बैंक है. हम इसमें कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे. फर्स्ट एजम्पशन यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड. ओके, एंड सेकेंड वन इज ऑल ट्रांजेक्शंस आर बैंक. अगर आप एक कॉपी भी खरीदने चाहते हो, अगर आप एक मार्कर भी खरीदने चाहते हो, तो आपकी ट्रांजेक्शन कहाँ पे होगी? बैंक में होगी. चाहे वो 10 रुपीज़ की है, चाहे वो 5 की है, चाहे वो कितने भी पैसों की है. मीन्स इसमें हम ये एज्यूम मान करके चलेंगे कि जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं, छोटे से छोटी ट्रांजैक्शन से लेकर जो आपका बिगर अमाउंट, लार्जर अमाउंट है, वो किसके द्वारा होगा? बाय द बैंक. सो दीज टू अजम्पशंस यू हैव टू कीप इन योर माइंड, तभी जाकर जो हमारा ये मनी क्रिएशन का टॉपिक है वो इसके ऊपर इफेक्ट करे. ठीक है जी. अभी क्या है, नेक्स्ट हम इसमें क्या मानकर चलते हैं कि आउट ऑफ द टोटल डिपॉजिट, ओके, हेल्ड बाय द बैंक्स, जितना भी आपने डिपॉजिट किया बैंक में, उसका टोटल जितना भी किया, उसमें से लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक्स, बैंक्स के लिए लीगली कंपल्सरी होता है. क्या कंपल्सरी होता है कि उसमें से एक सर्टन फ्रैक्शन या सर्टन अमाउंट, ठीक है, बैंक हैव टू कीप इन द डिपॉजिट. अभी मैं इसको एग्जांपल देकर समझाती हूँ, ऐसे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा. फॉर एग्जांपल, यू हैव सबमिटेड 1000 रुपीज़ इन द बैंक. बैंक में आपने कितने पैसे जो थे वो डिपॉजिट करवा दिए? 1000 रुपीज़. मीन्स आपका टोटल डिपॉजिट कितना हो गया? टोटल डिपॉजिट इज 1000. ओके, तो अभी लीगली कंपल्सरी है. क्या लीगली कंपल्सरी है कि 1000 का सम पार्ट या फिर कह रहे सर्टन फ्रैक्शन, ठीक है, सर्टन अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट, इस डिपॉजिट का सर्टन अमाउंट, ठीक है, बैंक को अपने पास रखना पड़ता है आपके अकाउंट में. वो क्या है? लीगली कंपल्सरी है. ठीक है, मीन्स लीगली लॉ के द्वारा ये कंपल्सरी है कि हर बैंक को, जो कमर्शियल बैंक है, जितना आप डिपॉजिट कर रहे हो उसका कुछ फ्रैक्शन आपके अकाउंट में हमेशा रहना चाहिए. ठीक है, देखिए अभी देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि आउट ऑफ द टोटल डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक
it is legally compulsory for the banks to keep a certain fraction of their deposits as reserve, which is known as LRR, जिसको हम कहते हैं लीगल रिजर्व रेशो। बैंक को अपने रिजर्व में, अपने जो आपका बैंक का अकाउंट है उसमें कुछ लीगली रेशो रिजर्व के फॉर्म में रखनी पड़ती है। उसको हम कौन सी रेशो कहते हैं? दैट रेशो इज नोन एज लीगली या लीगल रिजर्व रेशो। ठीक है। और जो लीगल रिजर्व रेशो है इट इज़ डिफाइंड बाय, या फिर हम कह सकते हैं फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक। जो आपके कंट्री का सेंट्रल बैंक होगा, मीन्स हमारा कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन सा है? RBI। तो RBI ये अमाउंट फिक्स करता है LRR जो है हमारी रेशो को, कि कितनी अमाउंट जो है वो हमने बैंक में रखनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि 1000 रुपीज़ आपने सबमिट करवाया, डिपॉजिट करवाया। ठीक है। तो जो LRR है वो एक बैंक ने बोल दिया, जो आपका RBI है, कि एटलीस्ट 10%, ठीक है, क्या करना है आपको? एज अ LRR आपके बैंक में, उसके अकाउंट में डिपॉजिट हमेशा होनी चाहिए। तो अभी 1000 का 10% कितना हो गया? 1000 का 10% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? दैट इज 100। ठीक है। तो 100 रुपीज़ आपके बैंक में हमेशा आपके अकाउंट में पड़े रहेंगे। ये क्या हो गई आपकी LRR। और बाकी कितनी अमाउंट रह गई? 1000 में से 100 को रख लिया, 900। और जो 900 है उसको बैंक किस फॉर्म में दे सकता है? लोन के फॉर्म में दूसरे पर्सन को दे सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हम ये मानकर चलते हैं कि जो बैंक्स हैं वो सारे एक ही यूनिट है, और जितनी भी ट्रांजेक्शन्स की जा रही हैं वो बैंक के द्वारा की जा रही हैं। और बैंक के लिए ये ज़रूरी होता है, इट इज़ कंपल्सरी टू कीप a certain fraction of your deposit as a reserve in their account, जिसको हम क्या कहते हैं? लीगल रिजर्व रेशो। एंड इट इज़ डिफाइंड बाय सेंट्रल बैंक, मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये तो आपने समझ लिया। अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो मनी को कैसे क्रिएट किया जाता है। जैसे कि आपको मैंने कहा कि 1000 आपने किया, तो कितने गुना बनाकर जो बैंक है उसको रखेगा। जैसे 1000 करवाया, 5 टाइम्स इसको बढ़ा देगा, 2 टाइम्स बढ़ा देगा, या 3 टाइम्स बढ़ा देगा। ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द LRR। तो इसको हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको एक टेबल के फॉर्म में मैं डिस्कस करेंगे हम, ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न हाउ अ कमर्शियल बैंक क्रिएट द मनी, या फिर हम कह सकते हैं हाउ अ कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट द क्रेडिट। ओके, जितना आपने डिपॉजिट करवाया उसको कितने गुना वो क्रिएट करेगा। सो इसको करने से पहले आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये दोनों अजम्पशंस को हम मान कर चलेंगे। जब तक आप ये अजम्पशंस को नहीं मान कर चलोगे, इसको एज्यूम नहीं करोगे, तो जो आपका मनी क्रिएशन का टॉपिक है, कंसेप्ट है, उसको आप इजीली समझ नहीं पाओगे। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, इसमें अजम्पशंस कौन सी हैं? फर्स्ट अजम्पशन इज़, जितनी भी आपके बैंक हैं, ऑल बैंक्स आर सिंगल यूनिट, उसको आप एक ही मानकर चलोगे। एंड ऑल ट्रांजेक्शन्स आर बैंक ट्रांजेक्शन्स, मीन जितनी भी ट्रांजेक्शन है, चाहे वो 1 रुपये की, चाहे 5 रुपीज़ की, चाहे 10 रुपीज़ की है, वो किसके द्वारा की जा रही हैं? बैंक के द्वारा की जा रही हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि बैंक कैन लैंड मोर देन व्हाट इज लेंड टू देम। व्हाट डज इट मीन? इसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम मनी क्रिएशन सीखते हैं। जब मनी क्रिएशन करना सीख जाओगे आप, तब आपको पता लग जाएगा कि व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन्स। तो मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि जो आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया, हम मान कर चलते हैं कि वो था 1000 रुपीज़। ओके, तो सेंट्रल बैंक ने जो आपकी LRR है, इट इज़ डिफाइंड दैट इज 20%. Got it? So now we will define all these things in a tabular form, then you will get understand easily. Okay? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम एक कॉलम बना लेते हैं, जिसमें हम लिखेंगे फेज। ओके, गॉट इट? सेकंड में आप लिखोगे आपका डिपॉजिट, गॉट इट? एंड थर्ड वन लिखोगे आप कितना आप LRR पे रख रहे हो, एंड फोर्थ कॉलम इज लोन, गॉट इट? So these 4 columns
ठीक है, यू हैव टू प्रिपेयर। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट फेज। तो यहाँ पे मैं साथ साथ में आपको दिखा रही हूँ सॉल्व करके हमारा जो फर्स्ट फेज है। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में हमने कितना मनी डिपॉजिट करवाया, दैट इज 1000। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज में डिपॉजिट कितना था आपका, ₹1000। ओके, नेक्स्ट उसमें आपने सेंट्रल बैंक ने बोला कि 20% ऑल कमर्शियल बैंक हैव टू कीप देयर रिजर्व। ठीक है, अपने रिजर्व में उनको जितना भी डिपॉजिट है उसका 20% एज अ LRR रखना पड़ेगा। तो अभी देखिए 1000 का 20% कितना हो गया, इट इज 200। ओके, तो मीन्स 200 क्या हो गया आपका LRR। अभी लोन पे कितना हो गया, 1000 में से 200 बैंक हैज केप्ट एज LRR एंड व्हाट इज लेफ्ट नाउ, 1000 माइनस 200 कितना दे सकते हैं वो आगे, 800 रुपीज लोन के फॉर्म में दे सकता है। सो इन फर्स्ट फेज वी कैन से जो आपका लोन का अमाउंट कितना पेंडिंग रह गया, 800। अभी जो नेक्स्ट स्टेप करने जा रही हूँ ध्यान से देखना, समझने वाली बात है, और इसको करने के लिए आपको इन अजम्पशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग अगेन एंड अगेन कि यू हैव टू कीप दीज अजम्पशंस इन योर माइंड। ओके, सेम थिंग तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। अभी सेकेंड फेज देखिए कि जो 800 रुपीज़ है जिस पर्सन को बैंक ने लोन पे दिया, ठीक है, तो वो लोन की अमाउंट कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेगा, खर्चा करेगा ही करेगा। ठीक है, तो खर्चा करेगा तो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस, खर्चा करने वाली ट्रांजैक्शन हमने यहाँ पे एज्यूम की हैं कि सारी ट्रांजैक्शन किसके द्वारा हो रही है, बैंक के द्वारा। मीन्स वो 800 रुपया जो खर्च कर रहा है वो बैंक के द्वारा ही कर रहा है। तो इट्स मीन्स वो बैंक क्या है, वो किसी भी बैंक में करवा सकता है। ठीक है, हो सकता है कि वो SBI के बजाय PNB में करवा रहा है, PNB के बजाय कहीं और पे कर रहा है। बट यहाँ पे हमने अभी फर्स्ट अजम्पशन क्या मानी थी कि ऑल बैंक्स आर वन। ठीक है, ट्रांजैक्शन जो भी होगी वो बैंक के द्वारा होगी और सभी बैंक हमारे लिए एक ही हैं। इट्स मीन्स नाउ जब 800 रुपीज़ बैंक ने उसको लोन के फॉर्म में दिया, किसी भी पर्सन को दिया, तो वो खर्च करेगा, लेकिन वो खर्च किसके द्वारा होगा, बैंक के द्वारा होगा। इट्स मीन्स सेकेंड फेज में हमारे पास डिपॉजिट कितना आ गया बैंक के पास, अगेन 800। तो अभी सेकेंड फेज देखिए, सेकेंड फेज में डिपॉजिट कितना हुआ, 800। ओके, और फिर से दोबारा उसको 20% बैंक हैज टू कीप इट इन रिजर्व। तो कितना आ गया, 160। तो 160 क्या हो गया आपका LRR। अभी लोन के फॉर्म में कितना रह गया उसके पास, 800 में से 160 माइनस कर दीजिए, दैट इज 640 रुपीज़। सो 640 रुपीज़ उसके पास क्या हो गया, लोन के फॉर्म में वो दे सकता है। 800 में से 800 में से 160 रुपीज़ बैंक हैज़ केप्ट एज अ LRR एंड 640 रुपीज़ बैंक कैन गिव टू एनी अदर पर्सन इन द फॉर्म ऑफ लोन। अभी फिर से वही जो होगा रिपीट होगा, 640 लोन के फॉर्म में दिए तो उसने फिर से खर्च किए, वो किसके द्वारा खर्च होंगे, तो थर्ड फेज में हमारे पास डिपॉजिट कितना आ गया, 640। तो थर्ड फेज, नाउ जस्ट थर्ड फेज में क्या है, 640 क्या है आपके डिपॉजिट, एंड बैंक ने कितना रखना है, 20%। तो कितना आ गया देख लीजिए, 128। मीन्स 128 रुपीज़ क्या हो गया आपकी LRR, एंड लोन पे कितना हो गया, 640 में से 128 माइनस कर दीजिए, 512 रुपीज़ अगेन वो इस पे देगा, लोन पे देगा। सो दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू, ऐसे ही कंटिन्यू होती रहेगी। कब तक कंटिन्यू होगी, कब तक, इसका हम कैसे डिसाइड करेंगे, उसको डिसाइड करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है आप सुन लीजिए कि कब तक ये बैंक जो है उस प्रोसेस को फॉलो करता रहेगा। ये उस बैंक की LRR के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। ये मनी जो आपने सबमिट करवाई, डिपॉजिट करवाई, उसका कितना गुना
बैंक करके फिर उस प्रोसेस को बंद करेगा। अभी आपने करवाया 1000, ठीक है, उसका LRR कितना था 20%। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है 1/LRR। अभी देखिए यहाँ पे LRR कितनी है आपके पास, दैट इज 20%। सो हम यहाँ पे फिल कर दें 1/20%। ओके, तो परसेंट को यहाँ पे करके हम क्या कर देंगे 20/100। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100/20, दैट इज 5 टाइम्स। मतलब जो आपका डिपॉजिट है स्टार्टिंग में जो आपने डिपॉजिट करवाया, जब तक इसका 5 गुना नहीं होगा, 5 टाइम्स नहीं होगा। अब 1000 का 5 टाइम्स कितना हो गया, दैट इज 5000। मीन्स जब तक यहाँ पे उसके पास 5000 नहीं हो जाएगा और यहाँ पे उसके पास LRR 1000 नहीं हो जाएगी और लोन के फॉर्म में वो 4000 नहीं दे देगा, तब तक ये प्रोसेस जो है ऐसे ही कंटिन्यू होती है। समझ गए अभी, लाइक दिस। अभी देखिए कितना गुना बैंक के द्वारा मनी क्रिएट किया गया, दैट इज 5 टाइम्स, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ LRR। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे हम 20 भी मानकर चलते हैं, हम यहाँ पे मानकर चलते हैं कि 50। तो 50 कितना हो गया, कितने गुना हो गया, दैट इज 2 टाइम्स। इट्स मीन्स यहाँ पे कितना होगा 2000। ठीक है, ऐसे ही आपका इसमें क्या आ जाएगा, कितना LRR के फॉर्म में रखेगा और कितना वो लोन करेगा। इट्स मीन्स वी कैन से कि जो आपकी प्रोसेस है इट डिपेंड्स अपॉन द LRR, लीगल रिजर्व रेशो के ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी रेशो फिक्स की जाती है उतना ही बैंक के द्वारा मनी क्रिएट किया जाता है। और इन दोनों में जो रिलेशन है वो क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, डायरेक्ट नहीं है। जितना LRR ज़्यादा होगा बैंक उतना ही मनी कम क्रिएट कर पाएगा, और जितना ही LRR कम होगा उतना ही बैंक जो मनी क्रिएशन है उसकी ज़्यादा होगी। जैसे मैंने आपको बताया जब 20% थी LRR तो मनी कितनी क्रिएट की गई 5 टाइम्स, लेकिन जब हमने LRR इंक्रीज कर दी तो मनी कितनी होगी क्रिएशन, ओनली 2 टाइम्स। सो वी कैन से इन्वर्स रिलेशनशिप, जब आपकी LRR ज़्यादा होगी तो मनी क्रिएशन जो है वो कम होगी, जब आपकी LRR कम होगी देन मनी क्रिएशन क्या होगी आपकी ज़्यादा। सो लाइक दिस यू विल कम टू नो नाउ कि जो कमर्शियल बैंक है वो मनी कैसे क्रिएट करता है। आपको पता नहीं था कि वो मनी कैसे अर्न करता है, प्रॉफिट उसको कैसे अर्न होता है, उसको वो कैसे ठीक है आगे लोन पे देता है और कितने गुना मनी को क्रिएट कर लेता है। अभी आप सोचिए कि 1000 रुपीज़ उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, कितने पैसों में कन्वर्ट कर दिया, 5000 रुपीज़ में, मीन्स 5 टाइम्स उसने मल्टीप्लाई कर दिया उसको। ठीक है, तो यही जो उसकी होती है वो इनकम। सो दिस वॉज द टुडेज टॉपिक, दैट इज मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। इसमें आपके पूरी जो प्रोसेस है ये आपको 6 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है। देन यू हैव टू ठीक है ये सारा लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स, assumptions also, and you have to create a table also, and you have to solve these pages also, and this one also money creation। अभी आप यहाँ पे सीधा छोड़ दोगे देन जो एग्जामिनर है वो कैसे चेक करेगा कि आपको क्या पता है कि यहाँ पे इतना होगा, तो वो होगा इसकी हेल्प से। ठीक है, 1/LRR। तो इसको सॉल्व करके दिखा सकते हो आप कि जो मनी है वो कितने टाइम कितना गुना जो है वो क्रिएट किया जाए। सो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक जो है समझ आ गया होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे इसको आप 3 टाइम्स स्टार ही लगा लीजिए। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से करना है, समझ के करना है कॉन्सेप्ट को। जो आपकी एजम्पशंस हैं उसको आप ये ऐसे ही रखोगे, लेकिन जो मैंने टर्म ली है वो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टर्म ले सकते हैं, बट आपका जो फॉर्मूला रहेगा इट विल रिमेन सेम। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अबाउट द सेंट्रल बैंक, वो स्टार्ट करेंगे। जो कमर्शियल बैंक का था यहाँ तक हमारी प्रोसेस जो है इसकी कंप्लीट हो चुकी है। सो टिल दैट रिवाइज ऑल द टॉपिक्स, ओके, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, लॉजिक कॉन्सेप्ट समझना है, ग्राम नहीं।